एक मिनट। जस्ट अ मिनट। चलिए तो मैं ओपन कर दिया और इसको फटाफट से अपन डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सो जिसके जो भी डाउट्स है आप अपने बताते जाइएगा, डाउट्स मैसेज करते जाइएगा, अपन उससे बात करते चलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1 इन क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आई गेस ये तो क्लास में हम कर भी चुके हैं, ये क्लास में हम कर भी चुके हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 डाउट आया हुआ है। टू कंपाउंड्स हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला CrNH3 thrice NO2 thrice in aqueous solution, one of these conduct electricity while other does not conduct electricity, deduce the probable structure। ठीक है, ठीक है ओजस्वी, यहाँ ध्यान दो। अगर अगर अपने पास ऐसा होगा कि वहां पे कंडक्टिविटी होगी, जिस केस में कंडक्टिविटी को रखना है उसमें NO2 को बाहर रखना, ठीक है, और जिसमें कंडक्टिविटी नहीं रखना उसमें NO2 को अंदर रख लेना, क्योंकि NO2 जो है वो एक आयन है, अगर वो बाहर रहेगा आयोनाइज होगा तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी आएगी, अगर वो आयोनाइज नहीं होगा तो कंडक्टिविटी नहीं आने वाली। चलेगा क्या ओजस्वी, हो जाएगा? चलो बढ़िया। और भी है कोई क्वेश्चन नंबर 5 तक में डाउट? नहीं है, चलिए अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 to 8, क्वेश्चन नंबर 6 to 8। नहीं है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 9। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए जरा। बोलता क्या है कि व्हेन aqueous KCN is added to a solution of CuSO4, a white precipitate soluble in excess KCN is formed. No precipitate is formed when H2S gas is bubbled through the solution at the end. At this point explain। देखो KCN के साथ वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, मतलब CN जो है वो एक लिगेंड है, तो कॉपर के साथ वो क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर H2S डालोगे तो H2S कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि CN जो है ऑलरेडी कॉपर के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है। सो बेसिक फंडा यहाँ पे यही है कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनता तो H2S से रिएक्शन होता, लेकिन चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया इसलिए H2S से रिएक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। बस यही बताना है हम अपने को कि भैया यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया, CN जो है वो Cu के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, एज अ लिगेंड काम कर रहा है, इसलिए H2S से रिएक्ट नहीं करेगा। डन है क्या? डन है, चलो। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 शिवम बोल रहा है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.665 ग्राम ऑफ CrCl3.6H2 is passed through the cation exchanger. The chloride ion obtained in the solution react with AgNO3 gives कुछ क्लोरीन का मास AgCl का मास देती है। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। शिवम देखो ये क्वेश्चन जो है मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 2.87 ग्राम AgCl के लिए कितना ग्राम क्लोरीन चाहिए ये लिख सकते हो। कितना ग्राम क्लोरीन अगर तुमको पता चल गया और तुमको एक्चुअल कंपाउंड का मास पता है तो उसमें कितना क्लोरीन बाहर में था ये पता नहीं चल जाएगा?
शिवम बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, या सॉल्व करके बताऊं कैसे करना है, ये बताओ मेरे को। हो जाएगा, तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते, हो जाएगा, चलो बढ़िया। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा है कि हो जाएगा। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बोलोगे तो मैं बता दूंगा सॉल्व करके, भैया ऐसे करना है तुमको। चलो ठीक है, होमवर्क में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर दी, सॉल्व कर दूं। देखो एक आ गया ना, सॉल्व कर दूं। चलो यार ध्यान दो, इसको क्या हो गया। एक मिनट हो गया यार, चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। देखो मुझे नहीं पता कि जो कंपाउंड दिया क्रोमियम का उसमें कितना सीएल बाहर में, मुझे नहीं पता। मैं मान लेता हूं कि क्रोमियम का जो भी कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, एक्स सीएल बाहर में होगा। मुझे नहीं पता कितना सीएल, मैं मान लेता हूं कि उसमें एक्स सीएल बाहर में है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं सीएल एक्स, ठीक है, प्लस AgNO3। ये मेरे को क्या दे देगा, ये देगा AgCl और साथ में कुछ कुछ और देगा। बैलेंस करने के लिए देखोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगा कि भैया यहाँ चूंकि एक्स लगा हुआ है तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी तुमको एक्स लगाना पड़ेगा। ये क्लियर सा मामला है, एक्स सीएल यहाँ निकलने के लिए यहाँ पे एक्स तुमको लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब तुमको क्या दिया हुआ है यहाँ, तुमको मास सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ दिस, मतलब इसका मास दिया हुआ है तुमको, ये पूरे कंपाउंड का दिया हुआ है, इस पूरे का मास दिया हुआ है, तो इसके क्या पता चल जाएंगे, मोल्स पता चल गए, डन है। चलो अच्छा, क्या इसके मोल पता चल गए तो हम इसके मोल नहीं लिख सकते? अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका कितना मोल आएगा, एक्स मोल। तो इसके मोल से हमें क्या पता चल जाएगा, इसका मोल कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स। डन है क्या? चलो n हम निकाल चुके हैं, मास बाई मोलर मास करके। मोलर मास तो भैया सेम ही रहने वाला है, क्योंकि उसमें जो भी प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट है वो थोड़ी बदलेंगे, चाहे सीएल अंदर रहे या बाहर रहे, उससे क्या फर्क पड़ना, मोलर मास थोड़ी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। चलो इसके मोल्स पता। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तुमको दे दिया है कितना ग्राम AgCl बना है। अच्छा, मतलब इसका मोल, हम इसका मोल निकाल चुके कितना है और ये कितना बना है ये भी हमको पता है, मतलब इसका मास पता है, इसका मोलर मास तो हमको पता ही है। इक्वेट कर दो, मास पता, मोलर मास पता, यहां से हमने क्या निकाल दिया, मोल्स, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की। पता चल जाएगा कि बाहर में कितने क्लोरीन है, बाहर का क्लोरीन कितना है ये पता चल गया, तो अंदर में तुम उसके हिसाब से सेट कर लोगे, काम खत्म। चलेगा क्या? ये बताओ अब हो जाएगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो मुझे, हो जाएगा नहीं होगा अभी भी? चलेगा? अर्लिहाइड कीटोन मॉड्यूल नहीं बनाए हैं, रिवाइज करने जा सकते हैं। हाँ ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनिमेश, जाओ। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया उनका कोई मतलब नहीं बनता यार, बैठ के मतलब टाइम वेस्ट करने का कोई रीजन नहीं है, मैं जबरदस्ती वाली चीज बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, तो वो बोल ही नहीं रहा मैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 4। कोई एक कंपाउंड दिया हुआ बोलता है 1 मोल ऑफ ये 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 1 मोल एजी प्रेसिपिटेट देता है। अरे 1 मोल प्रेसिपिटेट देता है मतलब बाहर में कितना सीएल रहा होगा, एक सीएल रहा होगा, काम खत्म। तो जितना मोल प्रेसिपिटेट देगा उतना ही सीएल बाहर में रख लो। अभी 11 बचा है, 11 किसी ने बोला ही नहीं, किसका है 11 डाउट? 11 भी है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है रुक जा।
बोलता क्या है कि दो अलग अलग कंपाउंड है सीआर के, CR3 सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों का, ए जो है वो ग्रीन है, बी जो है वायलेट है, ए जो है AgNO3 के साथ 1 मोल AgCl देता है, वाइल बी जो है वो 3 मोल देता है, रिड्यूस द फॉर्मूला। 1 मोल AgCl देता है मतलब बाहर में एक Cl रखो, तो अंदर में क्या करोगे तुम, 2 Cl और 4 H2O रख लो, और बाहर में 2 H2O और 1 Cl रख लो। फिर उसके बाद जब 3 मोल दे रहा है तो अंदर में 6 H2O रख लो, बाहर में 3 Cl रख लो, हो गया फॉर्मूला। डन है निधि? अब डन है ना, अब तो हो जाएगा ना, 3 मोल दिया मतलब बाहर में 3 Cl। ठीक है, चलो 1 से 5 में कोई डाउट नहीं है। 6 नंबर, राइट द फॉर्मूला ऑफ ईच कंपाउंड। भैया इसमें क्या दिक्कत है, हैंड रेज करो निधि, अनम्यूट करता हूं। बोलो। 10 नंबर क्वेश्चन एक बार निकालिए ना हाँ सर। बोलो। हमको उसका बी पार्ट 10 नहीं 11 उसका बी पार्ट, वो व्हाट इज द हीटिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन इट, ये पूछना है। देखो होता क्या है, जो बाहर में वाटर है अगर तुमने उसको हीट किया तो बाहर का वाटर बाहर निकल जाएगा, मतलब वहां से वो क्या होता है, वाटर ऑफ बाहर का जो वाटर है दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तुम हीट करोगे तो H2O वहां से बाहर निकल जाएगा। तो जितना भी H2O तुमने बाहर में रखा उसको बस बाहर निकाल दो, काम खत्म। सेम कहानी होती है जब तुम H2SO4 के साथ ट्रीट कर दोगे, बाहर का वाटर निकल जाएगा वहां से, डिहाइड्रेट हो जाएगा। डन है? चल क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉर्मूला ऑफ ईच। राइट द फॉर्मूला ऑफ ईच, फॉर्मूला में क्या दिक्कत है? 5 में है दिक्कत, चलो भैया पहले 5 में दिक्कत है फिर 6 में आएंगे। डाइल्यूट इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर टू मोलर कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। मोलर कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है निधि, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा किसमें मिल रहे हैं, ई वाले में 4 और 1 5, 5 मिल रहा है। डी वाले में कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। ए वाले में कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। नंबर ऑफ आयंस के अकॉर्डिंग काउंट कर लो, हो गया काम खत्म। चलेगा निधि? बी सी डी में कंफ्यूजन है, बी में 2, सी में 1 भी नहीं, डी में 3 सीधे दिख रहा है। बोलो। बी में 2 कैसे हुआ सर? के अलग और पूरा पूरा डब्बा अलग, हो गया 2। यस सर। सी में 1 भी नहीं होगा, कोई डब्बा ही नहीं, कोई बाहर में है ही नहीं। और डी में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 Cl बाहर का और 1 डब्बा, 3। यस सर समझ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, सीजियम ट्राइक्लोरोफ्लोरो आयोडेट, ट्राइक्लोरोफ्लोरो आयोडेट, क्या दिक्कत है इसमें भाई? ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे आया, ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे आया, ट्राई 3। अरे तुमको 3 ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब ही नहीं है, तुम आयन बना के लिख दो ना, क्या दिक्कत है? 3 क्लोरीन 1 फ्लोरीन एक ही है, और सीजियम पे +1 होता है, तो +1 यहां पे हो जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ +1 से तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है एक्चुअली। देखो 8 लगा के लिखा है, 8 लगा के लिखा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुमको आयन बना के लिखना है, तो आयन बना के लिख दो, काम खत्म। तो पूरे पे चार्ज तुम्हारा क्या आ जाएगा, CS 3 क्लोरीन 1 ट्राइक्लोरो, 3 1 4 1 5 2 -2 आ जाएगा, काम खत्म। +5 क्यों होगा भाई, जब आयोडेट लिख दिया तो एक एनायन है, एनायन का स्ट्रक्चर बनाना है, सीधे हो जाएगा CS Cl3 डब्बा के अंदर, Fi होल के ऊपर -2, काम खत्म। डन है क्या आनंद? छह का 2, ट्रिस इथिलीन डायमीन निकल 2 नाइट्रेट, ये तो बिल्कुल आसान है। ट्रिस का मतलब 3,
तो निकल टू नाइट्रेट, तो NiEN का होल ट्वाइस और बाहर में NO3, 2 NO3 होगा, NO3 ट्वाइस होगा। बोलो यशवी। सर NO3 ट्वाइस कैसे होगा? क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और इथिलीन डायमीन पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो उस +2 को मैनेज करने के लिए तो 2 नेगेटिव चाहिए ना अपने। यस सर, हो जाएगा। निधि बोलो, कुछ बोल रही है? चलो ठीक है। 8 9 10, 7 का 2। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। PTEN4। क्या दिक्कत है इसमें? PTEN4 4 क्लोरीन है, तो 4 क्लोरीन के लिए हो गया टेट्रा क्लोरो इथिलीन डायमीन, क्लोरो इथिलीन डायमीन, तो टेट्रा क्लोरो इथिलीन डायमीन प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर EN पे 0 होता है आनंद बाबू, Cl के वजह से सिर्फ आएगा, EN पे 0 होता है, तो +4 हुआ ना ऑक्सीडेशन नंबर से। 6 कैसे हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर तो 4 ही होगा, 5 नहीं होगा, 4 होगा। गलत दिया अगर 5 दिया है तो। PT 5 दिखाता ही नहीं है, PT या तो 2 दिखाता है या तो 4 दिखाता है। 5 दिया तो गलत दिया है, और दिख भी तो रहा है सीधे सीधे। चलो 9 10 11, 7 का 3, थायोसल्फेट है वो, H2O3 को बोलते हैं थायोसल्फेट आयन। ठीक है, तो बस उसके हिसाब से नाम लगा लो। सोडियम डाई थायोसल्फेट रेजेंटेट, सिल्वर के जगह क्या हो जाएगा? रेजेंटेट, और ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा तुम्हारे पास 3, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1, नहीं यहां पे रहा होगा -3। ऑक्सीडेशन नंबर एक बार चेक कर लो, उसके हिसाब से सेट हो जाएगा मामला। बस ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना। Ag को रेजेंटेट लिखेंगे, लैटिन नेम लिखते हैं ना तो अर्जेंटेट लिखते हैं, रेजेंटेट बोला जाता है। ठीक है, वही बोल रहा हूं, रेजेंटेट ही बोलेंगे ना, लैटिन नेम। एनायन है तो लैटिन नेम, केटायन है तो उसका नॉर्मल नाम जो मेटल का होता है, यही तो बताया था। हम पढ़े थे ना कि फेरस बोलते हैं, या सॉरी फेरेट बोलते हैं, नहीं तो आयरन बोलते हैं। आयरन कब? जब केटायन, फेरेट जब एनायन। चलो 9 10 11, बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। 12 13 12, सेम वैसी कहानी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक्स मान के सॉल्व कर लो, सॉल्व हो जाएगा। ये सेम, कुछ भी अलग नहीं है। तुम बस देख लेना कि कितना COCl3 में XCl बाहर में है, उस एक्स के हिसाब से बैलेंस करो, लगा लो, काम खत्म हो गया। सेम क्वेश्चन, कुछ अलग थोड़ी है। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछा हो यशवी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। निकाल के देख लो। डाई क्लोरो डाई, प्राइमरी तो सीधे दिख रहा है 3, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। सेकेंडरी देखो क्या होगा, डाई क्लोरो क्लोरिडो ऑक्जेलेटो क्रोमियम। ऑक्जेलेटो दिया है तो यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 2, टोटल कितने हो गए? 4, तो सेकेंडरी हो गया 4, काम खत्म। कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी एक बार बता दो, सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। आनंद अभी क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। चलो मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान दो। बोलता क्या है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन वाज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ कुछ कॉपर, कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया हुआ है। द मास ऑफ प्रेसिपिटेट इज इतना, डिराइव द कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला फॉर द सॉल्ट। क्या है यार, देखो यहां ध्यान दो।
सेम यही क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि बाहर में कितना सीएल था, कुछ भी फॉर्मूला होगा क्या होगा, बाहर में कुछ सीएल होगा, मैंने मान लिया एक्स सीएल होगा, एक्स NO3 से रिएक्ट करके एक्स AgCl देगा, काम खत्म, बैलेंस कर लिया। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ एक्स आएगा, यहाँ पे भी एक्स आएगा, साथ में क्या बनेगा हमसे कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। अगर ये 1 मोल था तो उसके लिए कितना मोल मिलता है, ये x मोल मिलता है, मोल कॉन्सेप्ट है, तो n मोल के लिए कितना मोल मिलेगा, n into x। अब इसके मोल पता, इसका मास दिया है, मोलर मास दिया है, इसका मास दिया है, मोलर मास दिया है, इससे इसका मोल निकला, इसका मास और इसका मोलर मास दिया है, इसका एक टोटल मोल्स निकल गया, यहां से x की वैल्यू नहीं चली आएगी, काम खत्म हो गया, कोई मेहनत ही नहीं करना इसमें। तो कौन सा इसमें मोल कॉन्सेप्ट है यार, आनंद होगा कि नहीं होगा बता मेरे को। नहीं बन रहा था वो अलग बात है, अब बनेगा क्या, अभी भी समझ में नहीं आया है, ट्राई करेंगे, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 टू आइसोमर्स एक्स वाई, इसका चलो ठीक है, इसका कोई आइसोमर वे टेकन इन एक्सपेरिमेंट on depression in the freezing point in aqueous solution. It was found that the 1 mole of X give depression corresponding to 2 moles of particle and 1 mole of Y depression 3 moles of particle. ऑडियो ऑन करो, किसका डाउट है, निधि ऑडियो ऑन कर तो हैंड रेज करो। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अभी तो तू पूछ रही थी 13 में। चलो नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 हुआ निधि, हो गया सर वो भी 11 नंबर एक क्वेश्चन नहीं था जिससे हम बॉक्स वाले को काउंट नहीं कर रहे थे, मतलब कैसे वो 2 हुआ नहीं पूछे थे, तो अब इसलिए हो गया, उस समय नहीं हुआ था। अच्छा हाँ जी, और क्वेश्चन नंबर 13 वाला ओजस्वी हैंड रेज करो तो ओजस्वी। हाँ यस सर। वेंटो फैक्टर क्या होता है ओजस्वी, कहीं पढ़े थे वेंटो फैक्टर? यस सर। क्या होता है? ड्यूटी देगा तो कैसे आएंगे, ये तो 1 फरवरी से 1 फरवरी से शुरू है तो सर याद नहीं है। का मुंडा का कैसा दिन है, वेंटो फैक्टर बेटा याद नहीं, होने वाला है, बताओ याद नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व होगा, अगर ये इतनी आसान चीजें नहीं याद रहेंगी तो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर गलती से याद हो तो वहां बोलते थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जब बोल रहा है कि 2 मोल पार्टिकल मिला मतलब ब्रेक होकर 2 आयंस मिलने चाहिए, अगर 3 मोल पार्टिकल मिला मतलब ब्रेक होकर 3 आयंस मिलने चाहिए। अब देख लो कि कौन सा केस ऐसा है जिसमें 2 मिलेंगे, कौन सा केस ऐसा है जिसमें 3 मिलेंगे, काम खत्म। चेक कर लो, तुमको केस ही तो चेक करना है कौन से में 2 आयन मिल रहा है, ये उस समय भी करे थे जब हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा था। चेक कर लो ऑप्शन, सीधे से दिख रहा है ऑप्शन नंबर ई, H2O तो आयन है नहीं, Cl और एक इधर वाला डब्बा 2 आयन, राइट वाले में देखो तो 2 Br और पूरा डब्बा 3 आयन, काम खत्म हो गया सॉल्व। 14, 15, 16 मोल कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे, 14, 15, 16। अगर मोल कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कष्ट है। ABC 3 कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का, कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। ऑल द 3 कॉम्प्लेक्सेस हैव द वेट, have the water and the chloride ion as a ligand. Complex A does not react with the concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब बाहर में वाटर नहीं होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बोला था। Whereas B reacts and B and C loses 6.75% and 13.5% of original weight. B जो है 6.75% लूज करता है और C जो है 13.5% लूज करता है। एक में मान लो कि X वाटर है, एक में मान लो कि Y वाटर है। X का परसेंटेज लिख लो, परसेंटेज का मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लगा लो कि X% वाटर है, B वाले में इतना है, Y सबस्क्रिप्ट में लगा के लिख लो, वहां से तुम्हारा सॉल्व होके आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला रहा होगा, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि वाटर जो है यहाँ पे X रहा होगा। अच्छा ये वाटर X है, यही जब हम इसको H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो ये डिहाइड्रेट होगा, ये वाटर बाहर निकल जाएगा। तो बता दिया कि ये कितना परसेंट है। अच्छा ये कितना परसेंट वाटर है, हम कैसे लिखते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला,
तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ गिवन वाटर दैट इज x इंटू 18 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मास ऑफ कंपाउंड कैसे लिखेंगे भैया? टोटल मास ऑफ कंपाउंड के लिए हमको इतना बड़ा सा फॉर्मूला लेके दिया हुआ है, कहां गया? एक सेकंड यार, ये किधर गया? बंद ही कर दिया लगता है मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, स्क्रीन गॉन, पता है मेरे को, मैंने ही बंद किया है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो आपको यहाँ बता दिया कि यहाँ पे इतना वाटर लूज हुआ, मतलब इतना परसेंट वाटर था। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाटर है, ये कितना परसेंट है? तो दैट इज 6.75%। तो ये परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मास ऑफ कंपाउंड कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल मास ऑफ कंपाउंड पुट करो x इंटू 18, और ये किसके बराबर है? तो भैया ये बराबर है 6.75 के। टोटल मास पता, ये हमको x यहाँ से नहीं निकल के आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ टोटल मास पुट करो, यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाए कितना वाटर बाहर में था। उसी तरह से दूसरे वाले केस में वाटर कितना बाहर में था पता चल गया। और बाहर में अगर वाटर पता है तो हम बड़े आसानी से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? हो जाएगा? जल्दी बताओ मेरे को, हो जाएगा नहीं होगा? चलो बढ़िया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 16 का बस अप्रोच। अब कौन सा 16? अच्छा 16 का अप्रोच बोलता है सॉल्यूशन में इतना इतना सीएल है, केटायन रिएक्शन। देखो होगा क्या कि जितना सीएल निकलेगा उतना ही HCl बनेगा, और उतना ही HCl उतना ही NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। NaOH की मोलारिटी पता, वॉल्यूम पता, मतलब NaOH के मोल्स पता। NaOH का जितना मोल्स होगा उतना ही मोल्स कौन निकलेगा? Cl। उतना मोल जितना Cl निकला उतना ही मोल उस कंपाउंड में बाहर में बैठा हुआ था। उसके हिसाब से तुम निकाल लो कि बाहर में कितना मोल था Cl। काम खत्म हो जाएगा निधि। बेसिकली Cl के मोल्स के साथ तुम्हें NaOH को इक्वेट कर देना है। डन है? बढ़िया। आइसोमेरिज्म पे आते हैं भैया। बोलता क्या है? चलो क्वेश्चन नंबर 1 to 4, आइसोमेरिज्म क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। कोई नहीं है? चलो बढ़िया। 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7।
चलो बहुत अच्छे। 8, 9, 10। 8, 9, 10। डन है। 11, 12। क्वेश्चन नंबर 11। A compound CONO2 has been prepared by number of isomeric form. One form undergoes the reaction with AgNO3 and is optically inactive. A second form of reacts with AgNO3 but it's optically inactive. A third form is optically active and reacts with it. भाई साहब रुक जाओ। बोलता है कि कंपाउंड है COEN2NO2 ट्वाइस। ये है बहुत सारे आइसोमेरिक फॉर्म में बना है। वन फॉर्म अंडरगोज नो रिएक्शन विथ AgNO3। AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। मतलब ये क्लियर है कि सारा का सारा जो Cl है वो अंदर में रहा होगा। तो COEN ट्वाइस ClNO2 कितना होगा? 2, 2, 4, 2, 2, 4, 4, 1, 5 और 1, 6। तो ये हो गया 6 और ये हो गया NO2। तो एक पॉसिबल ये है, पॉसिबल है। बोलता क्या कि एक फॉर्म जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा नहीं मतलब बाहर में Cl नहीं होगा। Cl नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि NO2 को रखना पड़ेगा। NO2 को रख दिया। कोई ये सोचेगा कि En को क्यों नहीं बाहर में रखा? En इज अ बाइडेंटेट लिगेंड और यूजुअली बाइडेंटेट लिगेंड कभी बाहर नहीं रहते। और ऊपर से वो हमारे पास कभी ऐसा नहीं है ना कि वो कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई सॉल्वेट बन पाए। अमोनिया हो सकता है वो बाहर में रह जाए, वाटर है बाहर में रह जाएगा, लेकिन ईएन बाहर में रहने वाला नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, तो अंदर में हो गया 4, 5 और 6। तो एक पॉसिबल ये है यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑब्वियस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, चाहे कितना ही माथा पिच्ची कर लो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रखना है इसको। तो भैया ऐसे कर लो कि CO, तो इसको ऐसे बना लो। यहाँ पे En लगा दो, यहाँ पे En लगा दो, एक ऊपर में Cl लगा दो, नीचे में NO2 लगा दो, काम खत्म। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। बोलता क्या है कि एक सेकेंड फॉर्म जो है रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक AgNO3 के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलो मतलब COEN ट्वाइस NO2 ट्वाइस और बाहर में कौन हो गया? Cl। और ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, बाहर Cl है। तो अब बोलता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि भैया यहाँ पे सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब एक EN यहाँ लगा लो, एक EN यहाँ लगा लो और एक यहाँ पे NO2 ऊपर लगा लो और एक NO2 नीचे लगा लो, काम खत्म। तो अपने को दिख रहा है कि इसको ऐसे सीधे सीधे काटोगे तो सिमेट्री है। सिमेट्री है मतलब ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, काम खत्म। नेक्स्ट क्या बोलता है? बोलता क्या है कि A फॉर्म्स ऑप्टिकली a second form reacts with AgNO3 but optically inactive. A third form is optically active and reacts with AgNO3. बोलता है कि इसका एक तीसरा भी फॉर्म है जो ऑप्टिकली एक्टिव AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है। मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर हम बदल देते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है ना इसको, तो एक काम करते हैं, एक यहाँ पे EN लगा देते हैं, एक यहाँ EN लगा देते हैं और यहाँ पे लगा लो NO2, यहाँ पे लगा लो NO2। अब ढूंढते रहो यहाँ पे सिमेट्री, तुमको किसी जीवन में सिमेट्री नहीं मिलेगा। तुम ये हमेशा ध्यान रखना, ये ऑक्टाहेड्रल। ये मत कहना कि हम इसे काट देंगे सिमेट्री हो जाएगा, नहीं होगा। ये ऑक्टाहेड्रल है, इमेजिन करके देखो, सिमेट्री नहीं होगा। तो भैया हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा, काम खत्म। डन है क्या? जल्दी से बता दो मैसेज करके किसको इसमें कष्ट है कि भैया हमको कष्ट है, समझ नहीं आया अभी भी। डन है? डन है, कष्ट है। बोलो आनंद बाबू क्या कष्ट है, बताओ।
सर ऐसे तो कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के उसको ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। तो कैसे? कोई कंफर्म सुन ले, अगर मान ले ईएन जो है, ईएन के जगह पे मैं वहां कोई और भी लिगेंड रख देता, 2 बीआर रख देता, बीआर 2 रख देता, बीआर 4 रख देता, 4 चाहिए ना मेरे को, यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चाहिए, बीआर 4 रख देता, तो कितना ही माथा पेची कर ले वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव बन ही नहीं सकता है। हर केस में सिमेट्री आ जाएगा, तू बना कर देख ले। सर लेकिन अगर बाइडेंटेट लिगेंड हो तब बाइडेंटेट लिगेंड है तो तुमको क्वेश्चन ही तो यही पूछा है ना, बोला है कि एक केस में बन रहा है, एक केस में नहीं बन रहा, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, बना दो। तो सर मतलब एक केस आप जो ऑक्टेट्रल में बताए थे कि COAA2 और फिर उसके बाद B2, तो उस टाइप में एक्टिव और इनएक्टिव दोनों बन सकता है। बिल्कुल दोनों बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, दोनों बन रहा है। यहाँ पे क्या है, MAA2B2 दोनों बनेगा, एक्टिव भी बनेगा इनएक्टिव भी बनेगा, एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके सर। अब ये तो तुम्हारा बिल्कुल ऑर्गेनिक है, अगर जरा सा भी ऑर्गेनिक की कहानी याद हो तो फटाफट कर लोगे। होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 3 4 5 6 5 का सेकेंड, राइट द पॉसिबल आइसोमर्स, 5 का सेकेंड। कल्याणी अब इसके सेकंड के जितने पॉसिबल आइसोमर बनाओ, कैसे बनाओ, पहले एक Cl बाहर रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद जो अंदर में तुम्हारे पास आएगा, जैसे जैसे Cl आएगा उसके हिसाब से सोच के देखना कि क्या वहां पे कोई ज्योमेट्रिकल, क्या कोई वहां ऑप्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है क्या। जब अंदर में 3 Cl और 3 H2O होगा तो फेसियल मेरिडोनल भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब 2 Cl होगा अंदर में और 4 H2O होगा तो वहां पे सिस और ट्रांस एग्जिस्ट कर जाएगा, तो तुमको ये सोचना पड़ेगा। और अगर एक Cl रहेगा तो कोई आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करने वाला, काम खत्म। डन है क्या? तो 2 4 4 और 1 5 5 तो सीधे सीधे दिख रहा है। डन है क्या? चलो ठीक है। और भी है कोई 6 तक में डाउट? अरे बिल्कुल बेकार चैप्टर है, अगर तुम मतलब तरीके से पढ़ोगे ना तो बहुत आसान है। बेकार मतलब आसान है, ये क्वेश्चंस के बहुत आसान आते हैं। 7 से 10 चोरी किया हुआ चैप्टर है ये, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा आइसोमरिज्म, और क्या, और कहीं कहीं थोड़ा मोल कंसेप्ट। 7 से 10 में कोई दिक्कत है? दस के आ रहा मेरा। How many geometrical isomers are possible when MAB/AB2 AB bidentate है? कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे? मेहनत करो, बनाओ। तो मैं इसमें क्या ही बोलूं तुमको, और बना के तुमको चेक करना पड़ेगा, सारे केसेस सोच सोच के बनाओ। पांच ही आ रहा है, ठीक है। और क्या आंसर 5 नहीं दिया हुआ है? आंसर 6 दिया हुआ है। अच्छा, वो मतलब कोई मिस हो रहा है, ऐसा कह रहे हो? बहुत मेहनत का काम है। चलो ठीक है, बना ही लेते हैं। MAB ट्वाइस, पूरे पे कोई चार्ज दिया हुआ है, चार्ज से हमको कोई लेना देना है नहीं खास, N+, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कहानी। पहले मैं AB को सामने सामने ऐसे रख रहा हूं, देखो। एक केस ये, यहां ऊपर में हो जाएगा A, नीचे में हो जाएगा B, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है।
दूसरी पॉसिबिलिटी, ये ए ये बी को यहीं रहने दो, इनको क्रॉस कर दो, इनको क्रॉस कर दिया जाए तो यहाँ पे ए तो यहाँ पे बी तो यहाँ पे बी। डन है क्या? तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां ए यहां बी रख लेते हैं, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, यहां पे बी यहां पे बी यहां पे ए यहां पे ये जोड़ लिया, एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। चलो भैया दूसरी पॉसिबिलिटी जोड़ लेते हैं, ए और बी को एक्सचेंज कर दें तो यहाँ बी भी सामने सामने, यहाँ ए भी सामने सामने है, ठीक है। चलो तो यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज। एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। डन है क्या? चलो नेक्स्ट बनाते हैं, यहां पे ए यहां पे बी, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। तो अब की बार ए सामने था तो अब की बार बी को सामने कर देते हैं, यहाँ पे ए कर देते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, ओह सॉरी, ठीक है। अब की बार यहाँ बी यहाँ ए और यहाँ पे बी यहाँ पे बी यहाँ पे ए कर देते हैं, एक ये और एक ये। और कोई पॉसिबिलिटी है? कैपिटल ए आमने सामने, कैपिटल बी 90 डिग्री पे, आमने सामने 90 डिग्री पे, बी आमने सामने ए 90 डिग्री, बी आमने सामने ए 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे छोटा ए और बड़ा ए 90 डिग्री, यहाँ पे छोटा ए और बड़ा ए यहाँ पे 90 डिग्री है। तो लेकिन यहाँ पे ये तो चेंज है, चलो तो यहाँ छोटा ए बड़ा बी आमने सामने, यहाँ छोटा ए बड़ा बी, यहाँ छोटा बी बड़ा ए, छोटा बी बड़ा बी, ये तो आमने सामने ही है, ये दोनों ज्योमेट्रिकल काउंट नहीं होंगे। थोड़ा मेहनत और भी करना पड़ेगा इसमें। नहीं ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, इसको उठा के इधर चिपकाओ, सिस्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, हाँ ठीक है। चलो डन है, 6 तो बन ही रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? 6 तो बन रहा है ना शिवम, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है चलो डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, CFT। इन क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से 5, इन क्लास क्वेश्चन नंबर 1 to 5। बोलो आनंद। बोलो। सेकेंड थर्ड सिमिलर कहाँ है? सेकेंड और थर्ड सिमिलर नहीं है। देखो सेकेंड मैं एक साइड इधर लेके चल रहा हूं, फिर उधर उसका उल्टा वाला कर दे रहा हूं, काम खत्म। तुम ऐसे कर लेना, छोड़, तू ऐसे कर ले, देख तू इसको ऐसे कर ले, यहां पे ए जो इसको ऐसे कर ले, छोड़, मैं इसको और सिंपल करता हूं, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होगा, उसका एक अपोजिट केस ले ले। यहां ए रुक जा, यहां बी, ठीक है। और एक अपोजिट केस ले लो, तो इस अपोजिट केस में तुम क्या करो, तुम यहां पे रख लो ए बी, तो यहां रख लो तुम, चाहे यहां रख लेना, यहां रख ले,
यहाँ रख ले, यहाँ नहीं, ये नहीं, ये वाला बनेगा, ये तो ऊपर वाला ही बन गया, यहाँ रख लो और उसके बाद तुम इसमें चेंज कर लो। तो इसमें तुम चेंज कर लो, ये ए के सामने ये दोनों आमने सामने थे, तो ये छोटे ए के सामने ये बी था, यहाँ पे मैं रख ले रहा हूँ, इसके सामने में बी है तो इसके सामने यहाँ पे रख लेते हैं अपन ए बी, बी के सामने बी है, ए के सामने ए है, तो यहाँ पे बी के सामने ए के सामने है, तो यहाँ बी के सामने बी, तो ये यहाँ हो गया, और छोटा वाला ए बड़े वाले बी के सामने, तो छोटा वाला ए बड़े वाले बी के सामने, तो यहाँ छोटा वाला ए बड़े वाले ए के सामने, हो गया, डन, चलेगा। तो ऐसे बना ले, क्या दिक्कत है फिर इसमें, वही बात है, वही स्ट्रक्चर, बस उसको मैंने उल्टा करके इस साइड से बना दिया, बाकी कुछ अलग नहीं किया है। थोड़ा सा इसके लिए इमेजिनेशन करो आनंद, एक बार ट्राई करो घर पे, थोड़ा सा मतलब पेन वेन लेके थोड़ा ट्राई करो, हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो, बट थोड़ा हाथ पैर मारोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा हाथ पैर मार के देखो, बन जाएगा, थोड़ा हाथ पैर मारो उसमें, ठीक है, डन है। चलो CFT क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, CFT 1 से 4 तक, कोई दिक्कत है किसी को? पांच 6 7, 6 नंबर, ट्रांजिशन में एलिमेंट CN जो है वो येलो कलर देता है, वेयर एज H2O जो है वो ब्लू कलर देता है, ऐसा क्यों है? देखो CN में क्या है, गैप ज्यादा बढ़ाएगा, CN में क्या है कि जो तुम्हारे पास गैप है वो ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है, तो गैप ज्यादा बढ़ाएगा तो वहां ज्यादा एनर्जी का फोटोन भी एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा एनर्जी का फोटोन कौन है, येलो है या ब्लू है? तो विबग्योर से देखोगे तुम, ठीक है, तो विबग्योर से देखोगे तो ज्यादा एनर्जी का फोटोन येलो है, ठीक है, तो बस यही रीजन है कि भैया यहाँ पे CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, गैप बड़ा है तो ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा, H2O छोटा है, कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा, काम खत्म, डन है कल्याणी। ब्लू भी कम एनर्जी होता है, ग्रीन भी कम एनर्जी है, VIBGYOR, GY, ग्रीन के बाद येलो है, येलो की एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं उल्टा बोल रहा हूं क्या? एक सेकंड मेरे को देख लेने दो, CN containing often yellow in color whereas those H2O, ओहो नहीं सुन ला, उल्टा हो गया, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा, एक ने बोला कि येलो कलर है, दूसरे ने बोला कि ग्रीन कलर, ऐसा क्यों है? देखो CN जो है वो क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे, इस वजह से उसमें जो है वो कम एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। वाटर जो पेयरिंग नहीं कराएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे ऐसी कहानी है कि एक में पेयरिंग हो गई तो इलेक्ट्रॉन कम बचे अनपेयर्ड, वहां पे उसके वजह से कलर जो आएगा वो हाई वेवलेंथ वाला आएगा और दूसरे वाले केस में लो वेवलेंथ वाला आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, सेवन 8 फटाफट से, नहीं है, 9, 10, 11, 9, 10, 11, नाइन्थ 11 में कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात है, बड़ा बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 12, बोलता सीरीज ऑफ इक्वेशन लिखो स्टेप वाइज, H2O डिस्प्लेस करता है, H2O डिस्प्लेस किससे होता है भैया, EN से,
ln दिया हुआ है, K1 K2 K3 दिया है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए Kf पूछा हुआ है, क्या होगा? देखो तुम्हारे पास रिएक्शन दिया हुआ है FeOH6, तो FeH2O ये हो गया तुम्हारे पास 6 + 3 दिया, ये En से रिएक्ट कर रहा है, तो तुम्हारे पास होगा क्या? तो Fe, एक En लगेगा, 2 वाटर बाहर, H2O ये बचेगा 4, En होल डब्बा +3, 2 H2 बाहर। इसका लॉग में K दिया है, मतलब K1 तो लिख ही सकते हो, लॉग का K दिया है, तो K1 बराबर क्या हो जाएगा? लॉग वाला जो है उसको पावर में लेके चले आना, तो लॉग K1 दिया हुआ है, तो K1 क्या हो जाएगा? 10 का 4.32, 32 या 34 था, 34 सॉरी, 10 का पावर 4.34। इसका K पता, उसी तरह से दूसरा वाला रिएक्शन लिखो, उसमें इसको रिएक्टेंट बना लेना, तो FeH2O ये हो गया 4, ये हो गया En, ये +3 + En, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास FeH2O ये हो गया 2, ये हो गया En 2, यहाँ हो गया +3, यहाँ हो गया 2 H2O। इसके लिए तुमको K2 पता, 10 का पावर समथिंग दिया हुआ है, 10 का पावर 3.3। इसी तरह से तीसरा वाला रिएक्शन लिख लो, और बोला है कि फाइनल वाले का K बताओ, तो भैया फाइनल वाले का K क्या हो जाएगा? इन सबको जब तुम जोड़ रहे हो तो फाइनल रिएक्शन बन रहा है, मतलब सबका K क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब K1 × K2 × K3, काम खत्म। डन है क्या शिवम? डन है, ये चलेगा? चलो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 नहीं है? 5 to 10, 5 से 10 तक में कोई दिक्कत है? 10, एक कोई लिगेंड है, उसने बोला है कि भैया वो एक लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है 600 नैनोमीटर का, रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म न्यू कॉम्प्लेक्स, वो दैट शुड हैव द एब्जॉर्प्शन एट। अच्छा देखो, H2O जो था उसमें 600 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन है, बोलता क्या है? ये रिएक्ट करता अमोनिया से एक नया कॉम्प्लेक्स बनाता है अमोनिया के साथ, इसका एब्जॉर्प्शन कितने नैनोमीटर का होगा? ठीक है, अच्छा भैया ये कितने नैनोमीटर का हो सकता है? एक चीज यहां हम सोच के देख सकते हैं कि अपने पास जो पहले गैप था, जो क्रिस्टल फील्ड लिगेंड में जो पहले गैप था वो 600 के हिसाब से था। अमोनिया आया तो गैप क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा, मतलब वो बड़ा गैप आएगा, इसका मतलब वो हाई एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। सेम लॉजिक जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, हाई एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। इसमें से कंपेयर करके देख लो कि कोई हाई एनर्जी का फोटोन कौन सा आ रहा है 600 वाले के हिसाब से, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये लॉजिक तुमको लगाना है, न्यूमेरिकल नहीं है कि तुम इसको सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं है। लॉजिक से तुमको देखना पड़ेगा कि लॉजिक कौन सा तुम्हारा मैच कर रहा है। आंसर क्या होना चाहिए इसका? देखो आंसर जो इसका होना चाहिए वो अपने पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, 580 और 320। 580 और 320 में से इसका आइडियली आंसर 320 तो आई गेस बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, 580 में भी शायद करेक्ट होना चाहिए। चेक करो तो आंसर क्या दिया है? हाई एनर्जी तो 580 दिख रहा है, मतलब 320 भी है, दोनों है, 580 भी है 320 भी है, बट 580 आई गेस ज्यादा सही है। इतना बड़ा भी 320 जो है मेरे को लगता है बहुत बड़ा गैप होगा, तो 580 ज्यादा सही होना चाहिए। देखो ऑप्शन क्या दिया है इसका 10 का, हाँ वही है, वही लॉजिक है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन में भी वही लॉजिक था, लिगेंड स्ट्रांग होगा, गैप ज्यादा आएगा, गैप ज्यादा आएगा तो हाई एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, काम खत्म, और क्या। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है कि तुम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे। 11 12 13 थोड़ा लॉजिक लगाओ, और क्या।
11, 12, 13, 13 बोलता क्या कि एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, दो दिया हुआ है, दोनों पैरामैग्नेटिक है, बट पहले वाले का हाई स्पिन है, दूसरे वाले का लो स्पिन है। अरे पहले वाले का हाई स्पिन है, मतलब क्या होगा तुम्हारे पास, डेल्टा जो है वो छोटा रहा होगा, पेयरिंग नहीं हुई होगी, तो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नीचे भरो फिर ऊपर भर लो। और सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, पेयरिंग हुई होगी, डेल्टा बड़ा रहा होगा, पहले नीचे में पूरा भरो फिर ऊपर में भरना, काम खत्म। तो दोनों का पूछा है कि Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Eg में कितने होंगे, Fe+3 दिया हुआ है, +3 है ना यहाँ पे, दोनों ही में +3 है, +3 का मतलब हो गया 2 इधर गया, एक गया 5, तो जो तुम्हारे पास 5 बचे, तो पहला वाला वीक है तो 5 अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड का मतलब 3 नीचे T2G, ऊपर 2 Eg में और नीचे T2G में, तो Eg में हो जाएंगे 2 अनपेयर्ड, और जब तुम्हारे पास Cn होगा तो ऊपर में जाएगा नहीं पांचों, तो नीचे में हो जाएंगे 3 और 1 4, तो नीचे में 1 अनपेयर्ड। तो किसमें पूछा है तुमसे, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी T2G Eg गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ T2G एंड Eg, ठीक है। तो पहले वाले में T2G में 3, Eg में 2, दूसरे वाले में T2G में 5, Eg में 2, काम खत्म, डन है। वो येलो कलर वाले में भी ना सेम लॉजिक होगा, बिल्कुल सेम लॉजिक भैया, हाई एनर्जी का फोटोन ज्यादा बड़ा गैप, काम खत्म, वो मैं भावना में बैठ के बोल दिया। चलो नेक्स्ट, इसमें आ जाओ फटाफट से, टीपीपी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, टीपीपी 1 से 5, डीजेनरेसी इन डी ऑर्बिटल लॉस्ट, डीजेनरेसी किसके वजह से लॉस होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, चिलेट लिगेंड, मिक्स लिगेंड, अबे सबके वजह से होगा। डीजेनरेसी तो कोई भी लिगेंड आएगा तो लॉस होगा, उसका थोड़ी ऐसा रूल है कि वीक और स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा होगा, वीक होगा तो कम होगा, चारों ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 6 से 10, 6 से 10, IUPAC नेम ऑफ H2PtCl6, 6 है क्लोरीन, तो यहां पे हो गया, पहले तो लगा लो हेक्साक्लोरो सब में है, डाई हाइड्रोजन लगेगा नहीं, ये तो हाइड्रोजन तुम्हारे पास ऐसे सिंपल लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर डी गया, बचा ए और सी, और उसके बाद तुम्हारे पास बच रहा है प्लेटिनम, प्लेटिनम नहीं होगा, प्लेटिनेट होना चाहिए, तो प्लेटिनेट के साथ कोई ऑप्शन दिख रहा है, अच्छा ठीक है, तो बी और डी तो गया, ठीक है, बचा तुम्हारे पास ए और सी, ए और सी में हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो, अब देखो प्लेटिनेट दिया हुआ नहीं है, प्लेटिनम दिया हुआ, प्लेटिनम गलत हो गया, तो हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक एसिड, ठीक है, इसका नाम हो गया। अब देखो एक्चुअली क्या ना, एज ए एसिड ट्रीट कर लिया, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक एसिड, हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक एसिड। कुछ मिस कर रहा हूं क्या मैं, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे देख लेने दो फिर, एक सेकंड, H2PtCl6, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनम, डाई हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट, बी तो किसी हाल में नहीं, ए भी गया, सी और डी, ओह ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है ना कि हाइड्रोजन उसमें से जब एसिड बोल दिया ना, तो एसिड में हाइड्रोजन नहीं लिखते, बाय बैड कि हाइड्रोजन उसमें नहीं लिखते, जैसे हम लिखते हैं ना, हम बोले मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन थोड़ी बोलेंगे, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन वाली चीज को हटाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन इसलिए हटा के इसको रट्टा ही मार के ध्यान रखना कि भैया इसका नाम होता है दैट इज हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ठीक है, इस वजह से यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया है, माय बैड, ठीक है, डन, चलेगा। 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10 फटाफट से, 7 तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हम क्लास में कराया, एक बार नोट्स चेक करो, 8, 9, 10, 10 बोलता क्या है कि FeCO5 में FeC का बॉन्ड क्या पोजेस करता है, पाई कैरेक्टर ओनली, नहीं सिग्मा भी होता है, सिग्मा एंड पाई बोथ, सही है, आयनिक कैरेक्टर
नहीं, सिग्मा कैरेक्टर बी ठीक है, सिग्मा पाई दोनों होता है उसमें, चलेगा। 7 बता दिए, 7 7 7 क्या है? सीओ का क्या पूछा है? द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज मेटल कार्बोनेट सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगा? सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तब होगा जब मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। मेटल कार्बोनेट का वीक कब होगा? जब मेटल पे चार्ज होगा, केटायन। तो मेटल पे केटायन होगा, मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन मेटल पे केटायन वाला ऑप्शन कौन सा है? तो मेटल पे केटायन वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में मेटल कार्बन का बॉन्ड वीक होगा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी डन है। देखो नोट्स में करवाया हुआ क्वेश्चन एकदम इसी प्रॉपर्टी पे। 11 से 15 डन है। 16 से 20 बोलता क्या है कि इन द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सीओ का 27 है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट हाई। डेल्टा नॉट हाईएस्ट कब होगा? जब गैप सबसे ज्यादा कब बड़ा होगा? जब लिगेंड स्ट्रांग होगा। चेक करो सबसे स्ट्रांग लिगेंड कौन सा है? जिसमें लिगेंड स्ट्रांग उसमें गैप ज्यादा, काम खत्म। सीधे दिख रहा है ना, सीएन। सीएन सबसे स्ट्रांग है, लिगेंड सबसे गैप सबसे ज्यादा होगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि लगभग इसकी चीजें अपन कर ही चुके, थोड़ा बहुत डिस्कशन बाकी अपन कर लेंगे, ठीक है। अगले क्लास में खत्म कर लेंगे इसको, और फिर उसके बाद अपन पढ़ लेंगे पॉलीमर्स। बायो पॉलीमर्स बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो पॉलीमर्स पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। ठीक है, ठीक है।